कहानी अमर नाम के लड़के की है जिसके पिताजी फौज में थे और अमर भी बचपन से ही फौज में जाना चाहता था। अमर अपने माता पिता का बड़ा लड़का था, पर उसके पिता फौज में एक दिन देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए और एक जवान ने उसे उसके पिताजी की स्मृति में एक तिरंगे का झंडा दिया, जिसे हमेशा वो अपने सीने से लगा के गर्व से घूमते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद अमर में एक ही जुनून था, आर्मी में जाने का। और जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिरकार 2 प्रयत्नों के बाद एक दिन अमर का सिलेक्शन हो ही गया और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। और फिर कुछ समय बाद अमर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर को लौटा और पहुंचते ही अपनी माँ से मिला। माँ, मैं आ गया। कैसी हो तुम? अमर की माँ उसे देखते ही खुशी से बोली, अरे बेटा, तू आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानता है, हमें तुझ पर बड़ा गर्व है। सब कहते हैं, देखो देखो अमर की माँ जा रही है। आज तेरे पिता होते तो बड़े खुश होते। छुट्टियों के चलते हुए थोड़े दिनों बाद अमर का रिश्ता एक गांव की ही लड़की मीरा से तय कर दिया जाता है। उसे मीरा का स्वभाव काफी पसंद आता है और मीरा को भी अमर काफी अच्छा लगता है और दोनों की रजामंदी से उनकी शादी कर दी जाती है। छुट्टियां खत्म होने के पहले ही उसे आर्मी से ड्यूटी का लेटर आ जाता है और अमर मीरा को बताता है, मीरा देखो, मेरा लेटर आ गया। मुझे जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपकी लंबी छुट्टियां हैं। प्लीज थोड़े दिन और रुक जाइए ना। नहीं मीरा, ये देश का सवाल है। वहाँ सरहद पर मेरी ड्यूटी लगी है और मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पहले करवा चौथ पर मैं जरूर आ जाऊंगा और तुम्हारे पास ही रहूंगा। अगले दिन अमर सीमा पर जाने के लिए निकल रहा था और उसने मीरा से विदा मांगी और अपनी माँ के पैर छुए। तभी अचानक उसकी माँ ने उसके पिताजी का वो तिरंगे का बैच निकाला और उसके हाथ में दिया। बेटा, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारे पिताजी का है। अमर वो बैच लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सीमा पे पहुँचने के थोड़े दिन बाद मीरा को अमर का फोन आता है। मीरा फोन उठाती है। हेलो, आप आ रहे हैं ना? नहीं मीरा, सरहद पर हालत काफी खराब है। कभी भी हमला हो सकता है। जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। और अचानक से पीछे से बहुत दूर से मीरा को फोन पर धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है और अचानक से फोन कट जाता है। मीरा बहुत घबरा जाती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बेचैन हो जाती है। सोते उठते बस उसे उस धमाके की ही गूंज याद आती है। देखते ही देखते करवा चौथ नजदीक आ जाता है और करवा चौथ के दिन मीरा बड़ी बेचैन अपने फोन को देखती रहती है। अचानक से फोन बजता है और मीरा तुरंत उसे उठाती है। हेलो, कहाँ हैं आप? ठीक है ना? फोन क्यों नहीं किया? जानते हैं मैं कितना डर गई थी। अच्छा, एक काम करो, पीछे देखो। मीरा के पलटते ही उसे अमर खड़ा दिखाई देता है और वो बहुत खुश हो जाती है और अमर की माँ भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों अमर का प्यार से स्वागत करते हैं और अमर की माँ पूछती है, जानते हो बेटा, कितनी परेशान थी बहू और तुमने फोन क्यों नहीं किया? अचानक बीच में मीरा भी बोल पड़ती है, और वो धमाके की आवाज, वो क्या हुआ था? आतंकवादी हमारे कैंप में घुस गए थे और धमाके होने लगे और तभी हमारी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो गई और फायरिंग के दौरान एक गोली मेरे सीने में लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख अस्पताल में खुली तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि गोली उस तिरंगे के बैच पर लगी और तभी वो मेरा सीना ना चीर सकी और मुझे बताया कि सरहद पर भी हम जीत चुके थे और फिर हमारा वहाँ झंडा शान से लहरा रहा था। और फिर अमर की माँ और मीरा ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया और फिर मीरा ने खुशी खुशी अपना पहला करवा चौथ मनाया। लालची बुढ़िया। एक समय की बात है, जनार्दन नगर नामक गांव में
65 साल की एक औरत नीनावती रहती थी। वो अपने 2 बेटे किशोर जी, लाल जी और उसकी 2 बहुएं अंजना और वंदना के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। नीनावती स्वादिष्ट खाना खाने की बहुत ही शौकीन थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और हमेशा अपने आप को सजाने और संवारने का बहुत शौक रखती थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू भी अपने काम में व्यस्त हो जाती। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नीनावती बहुत ही आलसी थी। अपने पास में रखा हुआ ग्लास का पानी भी वह उठकर नहीं पी सकती थी। वह हर बार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना तो मानती थीं, पर उससे काफी परेशान थीं, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। इसलिए जब रसोई में अच्छा पकवान बनने लगता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रसोई घर में चली जाया करती थी और देखना चाहती थी कि क्या बन रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब नैनावती की बहुएं खाना बना लेती तो वह इंतजार किया करती थी कि वह कब रसोई घर से बाहर निकले। जैसे ही उसकी बहुएं रसोई घर से बाहर निकलती, वह रसोई घर में घुस जाती और अच्छे पकवान को देखने लगती और अलग से एक बर्तन में निकालकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती थी। और खाने के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थीं और फिर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम हो जाता है। उनके पति कहते कि रोज रोज खाना कम पड़ता है और ज्यादा खाना क्यों नहीं बनाते तुम लोग। ऐसा सुनकर नैनावती खुश होती थी, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, किशोर ने बाजार से कुछ मिठाइयां खरीदी और घर लेकर आया। वह मिठाइयां उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। जैसे ही नैनावती ने मिठाई का डब्बा देखा तो उसके मुंह में तो पानी आ गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम लोगों को बराबर बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ आगे करो बच्चों। बच्चों ने दादी की बात मान ली और वैसा किया जैसा दादी ने कहा। फिर नैनावती ने कुछ मिठाइयां अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयां बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। यही नहीं, उसका एक और काम था वहां। वह अपनी बहू की साड़ियां भी चुराया करती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए डालती, वह चुपचाप जाती और अपने अलमारी में रख देती। इधर उसकी बहुएं काफी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन करता है। उन्हें लगता था कि साड़ियां कोई चुरा ले जाता है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे नहीं मिल रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो पड़ोस की पुष्पा ने ऐसा किया होगा। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। मेरी भी साड़ी नहीं मिल रही है। मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी दोनों बहुओं को बहका दिया। वो दोनों अपनी पड़ोसन पुष्पा के पास गईं और लड़ने लगीं। पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्हें लड़ता देखकर नैनावती बहुत खुश हो रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरा काम है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। नैनावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। एक दिन की बात है, वह अचानक बहुत खुश हो जाती है कि अगले महीने दशहरे का त्योहार आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नया कपड़ा खरीदें। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगे? वह हम सबके साथ दशहरा मनाने आ रही हैं। ये सुनकर नैनावती को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो क्यों आ रही है। आने दो, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है।
अगले दिन नैनावती अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी ऐसे? हे भगवान। फिर उसके बाद बड़े बेटे की सास पद्मा वहां आती है। उन्हें देखते ही बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। पद्मा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां। पद्मा ने नैनावती को एक सुंदर सा बॉक्स भेंट किया। नैनावती बॉक्स लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है आज तो। यही सोचकर वह मन ही मन खूब जल रही थी। ये देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मेरे लिए क्या नहीं बना सकती थी? अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आती हैं, नैनावती तुरंत रसोई घर में जाती है और पकवान में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब पानी पीते जा रहे थे, मगर नैनावती ने तो खाने को छुआ ही नहीं था। किसी को शक ना हो, इसके लिए वह तीखा लगने का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी पीने लगी। मगर पद्मा को शक हो गया। पद्मा की माँ ने नैनावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा ने नैनावती पर नजर रखनी शुरू की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पद्मा ने देखा कि नैनावती बच्चों की मिठाइयाँ चुरा कर खाती है और अपने बहू की साड़ियाँ चुराकर उसे बक्से में रखती है। उसने यह भी देखा कि रसोई में से सब्जियां बाहर लेके आकर अपने कमरे में रख देती है। इन एक हफ्ते में पद्मा को नानावती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, पद्मा ने सोचा, हाँ, यही सही वक्त है कि इस घर में क्या हो रहा है वह बात सबको पता चले। नैनावती, सुनाइए, क्या वो बॉक्स आप मुझे लाकर दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? ऐसा कहकर पद्मा नैनावती के कमरे में जाती है, पर नैनावती पद्मा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह पीछे हो गई। इधर पद्मा ने बक्सा जैसे ही सबके सामने खोला, सब लोग दंग रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और पैसे भी थे। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराया करती थी। नैनावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा अपना परिवार है। ये किसी और का नहीं है। ये तुम्हारे सब अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थीं? इसी कारण से बच्चे आपसे हमेशा परेशान रहते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, और आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने हम सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने हमें पुष्पा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी पक्की सहेली थी। आपकी वजह से अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? नैनावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए देखकर बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने इसके लिए सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से नैनावती अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने बहुओं का भी ख्याल रखती थी और उनके साथ खाना भी बनाती थी। ऐसा सब देखकर पद्मा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते नैनावती बदल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए।